हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिजॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई से संबंधित एक दूसरी नई बुक घटना चक्र की लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना और क्या क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग ना, तो उसी अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो ये घटना चक्र की सामान्य अध्ययन की बुक है। आइए अभी इसको पूरा दिखाएंगे, बताएंगे कैसे क्या है। ठीक है। तो यूपीएसआई 2025 के लिए जो आपकी 4543 पोस्ट आई हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, मतलब बुक में जो है पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें आप देखेंगे ये आपकी परीक्षा में सामान्य अध्ययन सामग्री के साथ साथ सामान्य ज्ञान की ये बुक है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी हम दिखाएंगे क्या क्या है और एक एक करके फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान ले कि हिंदी के 100 नंबर की आती है। मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, मतलब सबके 40-40 क्वेश्चन आएंगे और वो होंगे कितने नंबर के? 100 नंबर के। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होने वाला है। कितना? 2.5 अंक का। ठीक है। संख्यात्मक एवं आपके मानसिक योग्यता परीक्षा, वो भी 40 क्वेश्चन और 100 नंबर के। मानसिक अभिरुचि परीक्षा या आपके कहा गया बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, मतलब रीजनिंग की बात की जा रही, तो वो भी आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। देखिए, अगर सामान्य हिंदी जो है, हिंदी में हम आपको बस दिखाना चाहेंगे क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है चीजों को, तभी आप समझ पाओगे कि करना क्या क्या है। ठीक है। देखिए, जो सामान्य हिंदी आपकी है, सामान्य हिंदी में आपके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव अवयव का गया उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, है ना, विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार इत्यादि हैं। और फिर ये दूसरा केवल टॉपिक के अंतर्गत इतने हैं। तीसरा टॉपिक यहाँ पर अपठित बोध, और चौथा है आपके प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और पांचवा आपका है हिंदी भाषा में पुरस्कार, और छठवां विविध दिया गया है। तो ये हिंदी से संबंधित बातचीत की गई है। और आपको हम लेकर चलेंगे सामान्य ज्ञान की तरफ। मूल विधि के भी हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले हम आपको सामान्य ज्ञान की तरफ लेकर चलते हैं। एक एक करके हर एक चीज देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। फिर से कह रहे हैं, ये पूरी की पूरी बुक पढ़ाई जाएंगी। जो जो बुक मैंने स्टार्ट की है वो सारी की सारी जीएस और हिंदी उससे पढ़ाई जाएंगी, तो इसलिए टेंशन फ्री रहना। अभी आपका फॉर्म डेट भी बढ़ चुका है, तो आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। और साथ में इसका एग्जाम लगभग दिसंबर के मिड से होगा, या आप कह सकते हैं इंड में भी हो सकता है जनवरी भी चला जाए, लेकिन 11 दिसंबर या 10 दिसंबर के बाद ही होगा पेपर। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड बता रही है कि कम से कम 3 महीने हमको समय चाहिए। तो मूल विधि में भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिला बच्चों अनुसूचित जातियों के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी आपके विधिक प्राविधान, और यातायात नियमों के बारे में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान हम यहाँ पर बताएंगे। अब आते हैं भाग नंबर 2, इसी का है जो है ना, संविधान। तो संविधान का उद्देश्य सबसे पहले मौलिक अधिकार नीति के नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय व प्रदेशी सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधी निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। देखो, जो टॉपिक दिया गया है वही टॉपिक टू टॉपिक पहले आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है आपका सामान्य ज्ञान। किससे संबंधित? सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान का विषय थोड़ा लंबा है। सामान्य विज्ञान का मतलब यहाँ पर आपका बेसिक साइंस पता होना चाहिए कम से कम।
स्वास्थ्य एवं कहा गया स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, है ना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, देखो अलग से, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, कहा गया आपके एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कहा गया कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, पिछली बार भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए थे और इस बार तो मतलब पूछा ही जा रहा है, जब आपके सिलेबस में तो जाहिर सी बात। बाकी आपकी आगे मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग हम नहीं पढ़ाएंगे, तो आप जानते हैं कि जब हमें पढ़ाना नहीं, तो अभी हाल फिलहाल अगर टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर जल्दी से टीचर कोई मिल जाता है तो मैथ और रीजनिंग में जरूर पढ़वाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके सारी चीजों को बताते चलना, और क्या आप लेना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना, वो चीजें भी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये आपको पूरी बातें बताई गई यहाँ पर, है ना, अपनी पुस्तक के बारे में उन लोगों ने बता रखा है। अब आता है कि यहाँ पर पहला सेशन जो दिया गया है वो सामान्य विज्ञान का है, अध्यायवार। तो अध्याय जो है वो उसमें सामान्य विज्ञान, तो उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और स्वास्थ्य एवं, कहा गया स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बातचीत की गई है। तो इनकी थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी है। तो चलते हैं सीधा सामान्य विज्ञान की तरफ, है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना, यही आपका कर्तव्य होना चाहिए वर्तमान समय में, क्योंकि अब आपको सिलेक्शन लेना है। इसके लिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से प्रश्न उत्तर करिएगा, और आपकी जो मौन मुक्त युक्त है उसको भी मैं पढ़ाऊंगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि उस पुस्तक को अधूरा छोड़ेंगे, क्या, बिल्कुल भी नहीं अधूरा, वो बहुत यूनिक पुस्तक है, उसको भी कराएंगे, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं थ्योरी भी, तो ये थ्योरी बुक घटना चक्र की कुछ लोग कमेंट किए कि आप वो वाली बुक शुरू करिए, तो मैंने कहा ठीक है, उसको भी स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें सामान्य विज्ञान या आपकी बेसिक साइंस के बारे में बातचीत है। तो सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो आइए भौतिक विज्ञान के बारे में एक एक करके चीजें जानेंगे और क्या है उनके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे चैनल को, और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर भी करते चलेंगे। ये आपकी ऑन ड्यूटी होनी चाहिए स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य जो यहाँ पर है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और उनके बारे में जानते हैं। चलिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, कहा गया मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको आपस में बदला नहीं जा सकता है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी, तो आप कहोगे 7 है। कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है। ठीक है, आगे देखो, कहा गया सीजीएस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड, इसे कहा गया फ्रेंच या आपके मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, याद करेंगे। अब कहा गया मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, जैसे एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर, तो आप कहेंगे 1852 मीटर होता है। एक मील बराबर, तो आप कहेंगे 1.60 किलोमीटर होता है। एक फीट बराबर आई मीन्स एक, आप कहेंगे 12 इंच होता है। एक फैदम बराबर, तो आप कहोगे 1.82 मीटर होता है। एक अशुशक्ति बराबर आप कहेंगे 446 या आपके 746 वाट होता है। एक अर्ग बराबर तो 10 की पावर 7 जूल होता है। एक डाइन बराबर तो 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। एक लीटर बराबर तो आप कहेंगे 1000 घन सेंटीमीटर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर तो -40 डिग्री सेल्सियस ही होता है। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले तो इतने आप याद कर लो। अगर आपको नहीं कोई चीज पता है तो उसे आप वीडियो को रोकिएगा और उसे ध्यान से खुद भी पढ़िएगा।
अब आता है कुछ राशियां दी गई हैं और उनके एसआई मात्रक दिए होंगे। कौन से मात्रक? एसआई मात्रक। जैसे कहा गया बल का मात्रक न्यूटन, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। देखो यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। आवृत्ति का मात्रक आप कहेंगे आपके हर्ट्ज, दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, आवेश विद्युत आवेश का मात्रक आपके कूलाम, विभवांतर का मात्रक आप कहेंगे वोल्ट, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक आप कहेंगे एंगस्ट्रॉम, और आपके कहा गया प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, और आपके प्रतिदीप्त घनत्व का लक्स, और विद्युत धारा 2018 और 2020 में पूछा गया है यूपीपी, तो आप कहेंगे एम्पियर, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, और विद्युत या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया? 2017 का क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, आगे आता है। देखिए, अगर सेशन को लाइक शेयर करना आपकी ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है एकदम कैमरे पर, तो आप लाइक शेयर करके ही जाएंगे। ठीक है, अब कहा गया एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड होता है। समय का हर जगह क्या होगा? तो आप कहोगे सेकंड होगा। ठीक है, अब कहा गया आपके एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक, तो लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, और समय का सेकंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक किसका है? तो आप कहोगे दूरी का। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। कहा गया एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, याद कर लीजिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, सबसे बड़ी इकाई, याद कर लीजिए। एक पारसेक का मान कितना होता है? अभी आरओ में पूछा गया था, तो 3.0857 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है, याद कर लीजिएगा। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे नॉट होती। एक नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। क्या? एक नॉटिकल मील क्या है? समुद्री दूरी मापने की इकाई है। मेगावाट तो बिजली मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर, तो आप कहेंगे 10 की पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। कहा गया द्रव्य यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होती है, याद कर लीजिएगा। द्रव्य यांत्रिकी मैक क्या है? तो मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्यूसेक तो कहा गया है जल प्रवाह की दर मापने की इकाई होती क्यूसेक। ठीक है, कहा गया वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती। किसमें? डाप्सन में। एक डाप्सन इकाई कहा गया मानक ताप और दाब पर तो 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई तो 2 याद कर लो इसको, 2.69 इंटू 10 की पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होते हैं। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी तथा आपके आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। अगर पूछ लिया जाए सोनार का पूर्ण रूप क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंसिंग। ठीक है, याद कर लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंसिंग। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। आगे आते हैं और आपको बता दें कि ये सेशन बहुत ही आपको लाभकारी होने वाला है। आगे देखेंगे, आगे का गया नाम है, प्रतीक है, और एसआई मात्रक के मान है, पदों में मान है। ठीक है, तो याद करना है आपको ये भी। ठीक है, देखिएगा जैसे मिनट, तो मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं 60, आप कहोगे 60 सेकंड। ठीक है, घंटा को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, या प्रतीक है, सिंबल है। 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। एक दिन तो डे, डी से 24 आवर्स बराबर आप कहेंगे 46,400 सेकंड होते हैं। कितने? 46,400 सेकंड। वर्ष बराबर ईयर, वाई से तो 365.25 डे बराबर आप कहेंगे 3.156 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड होता है। डिग्री बराबर ओ से, और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 राड होता है। लीटर बराबर तो एल से डिनोट करेंगे। एक का गया DM3 बराबर आपका D 10 की पावर -3 M
इस घन कह सकते हैं या एम क्यूब कह सकते हैं। टन बराबर टी से डिनोट करते हैं और 10 की पावर 3 है ना, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 1000 आएगा। कैरेट बराबर सी से और 200 mg होता है एसआई में, ठीक है। बार बराबर बार को 0.1 MPa या आपका 10 की पावर 5 पा। क्यूरी बराबर तो आप कहेंगे CI से 3.7 इंटू 10 की पावर 10, आप कहेंगे S की पावर -1, ठीक है। रन कहा गया रंटजेन R से और 2.58 गुणते 10 की पावर -4 कहा गया कैल्शियम या आपके CKg की पावर 1 से, ठीक है। क्विंटल बराबर Q से और 1 कुंतल बराबर 100 kg होता है, कितना 100 kg, ठीक है। बर्न या आपके बार्न बराबर B से और 100 Fm² बराबर 10 की पावर -8 M²। कहा गया आरपेंट बराबर A से और 1 डैम स्क्वायर बराबर 10 की पावर 2 M²। हेक्टर बराबर HA से और 1 कहा गया 1 HM² बराबर 10 की पावर 4 M²। मानक वायुमंडलीय दाब आप कहेंगे ATM से, है ना। अब आप लोग इसका फुल फॉर्म बताओ, ATM का फुल फॉर्म क्या होगा। कहा गया 101 325 पा बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पा, ठीक है। अब देखो कहा गया टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण कहा गया आपके उत्तम मापी या आपके टोटल रेडिएशन कहा गया पैरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। पैरोमीटर तापमापी स्टेफन के नियम के आधार पर आधारित है। तो पूछ लिया जाए पैरोमीटर तापमापी किस के नियम पर आधारित हो, तो आप कहेंगे आपके स्टीफेन के नियम के आधार पर। पैरोमीटर तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं, ठीक है। अब ये राशियां और ये इनके मात्रक है, जैसे लंबाई या दूरी का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये आपके संकेत हैं, देख सकते हो। समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल, कोण का तो आप कहेंगे रेडियन, और आपका घन कोण का तो आप कहेंगे आपके स्टेरेडियन, ठीक है, याद कर लो। अब आते हैं इधर और देखते हैं एक-एक करके, चलिएगा। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे कहा गया है वेग का मात्रक, घनत्व का मात्रक, तो घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बटे आयतन या इसी को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कह दिया। वेग का मात्रक 2013 में पूछा गया विस्थापन बटे समय या इसे मीटर प्रति सेकंड में। त्वरण का मात्रक आप कहेंगे वेग परिवर्तन बटे समय या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन। शक्ति का मात्रक कार्य बटे समय, जूल बटे सेकंड या वाट कह सकते हो। संवेग का मात्रक द्रव्यमान गुणे वेग, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड या आप किलोग्राम प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा बराबर तो 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर या आपके 1/2 mv², और इसे जूल भी कहते हैं। स्थैतिक ऊर्जा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, और इसे किसे जूल से संकेतक है। आ दो भाई। अब यहां पर कुछ परिभाषाएं पूछी गई हैं, ठीक है, चलिएगा देखेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ चीजें कट रही हैं इसलिए मुझे लगा, एक सेकंड, चलिए अभी सही है, अभी तो कोई इशू नहीं है। कहा गया अभिकेंद्री बल किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में कहा गया गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री
बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। कपड़ा साफ करने वाली मशीन, करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। अब बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग सदिश राशियां हैं, जबकि दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान अदिश राशियां हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। अब मान लीजिएगा ये पेन ऐसे यहाँ पर रखा है, मान लो ये पेन रखा है, तो ये तब तक रखा रहेगा जब तक मैं इस पर अपना बल नहीं लगाऊंगी या बाह्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। क्या होती है? जो बल की होगी वही उसकी भी दिशा होगी। ठीक है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार किसी विशेष निकाय पर प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। क्या होती है? प्रतिक्रिया भी होती है। आगे आते हैं, देखेंगे। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ठीक है, अब जो लोग ये कहते हैं कि हम रस्सी पानी कुएं से निकाल रहे थे और रस्सी टूट गई है तो हम कुएं की तरफ नहीं गिरे, नहीं तो कुएं में गिर जाते। अरे भाई, आप नहीं गिरेंगे कुएं में ना, आप कोशिश भी करोगे तब वो नहीं जाओगे बाल्टी के साथ। ठीक है, क्योंकि आपके साथ विपरीत क्रिया हो रही है। बाल्टी अंदर तो तुम बाहर ही रहोगे। क्या? बाहर ही रहोगे। ठीक है, आ जाओ भाई। अब आया कि नाम, प्रमुख योगदान या आविष्कार और मूल देश। ठीक है, R.A. मिल्टन तो इलेक्ट्रॉन आवेश की माप संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो आप कहेंगे परमाणु का नाभिकीय निर्देश। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के हैं। नील बोर तो हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम का गया आपके निदर्श, तो ये डेनमार्क के हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन सिंह तो अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ये भारत के हैं अपने। लुइस विक्टर द ब्रॉगली तो ये द्रव्य की तरंग प्रकृति के लिए जाने जाते हैं और ये फ्रांस के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, मेघनाथ शाह तो आप कहेंगे तापिक आयनन, ये भी आपके भारत के हैं। सत्येंद्र नाथ बोस आप कहेंगे क्वांटम सांख्यिकी, ये भी अपने भारत के हैं। ठीक है, वाल्फ गेग पॉली अपवर्जन नियम, ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, आगे कहा गया आपके एनरिको फर्मी तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ये इटली के हैं। वर्नर आपके हेजनबर्ग तो क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता सिद्धांत और ये जर्मनी के हैं। पाल कहा गया डिरेक तो ये आपेक्षिकी कहा गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सांख्यिकी, ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। एडविन हम्बल ये आपके प्रसारी ब्रह्मांड से संयुक्त राज्य अमेरिका के। अर्नेस्ट कहा गया और लैंडो लॉरिस तो ये आपके कहा गया साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। जेम्स चैडविक तो न्यूट्रॉन की खोज और ये इंग्लैंड के हैं। कहा गया हिडेकी युकावा तो ये नाभिकीय बलों का सिद्धांत जापान से है, नाम से। होमी जहांगीर भाभा तो कहा गया कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम और ये अपने भारत के हैं। ठीक है, लेव कहा गया डेविडोविक लैंडो तो संगणित द्रव्य सिद्धांत द्रव हीलियम रूस के हैं। चंद्रशेखर जी तो चंद्रशेखर सीमा चारों ओर कहा गया तारों की संरचना तथा विकास, ये भी अपने भारत के हैं। जॉन बार्डिल
तो कहा गया ट्रांजिस्टर। अति चालकता सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। C.H. टाउन्स तो कहा गया मेसर लेसर की खोज, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अब्दुल सलाम तो दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण तो पाकिस्तान से हैं। आर्किमिडीज तो कहा गया आपके उत्प्लवकता का नियम और उत्तोलक का नियम, ये यूनान से हैं। कहां से हैं? यूनान से हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। आगे देखेंगे, अभी और आपके खोज करता है। कहा गया गैलीलियो गैलीली तो जड़त्व का नियम, और ये इटली से हैं। कहां से? इटली से। क्रिश्चियन आपके हाइगेंस तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाईलैंड के हैं। कहा? हाईलैंड के हैं। कहा गया आपके आइजक न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वित्र सर्वित्र नियम, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक तो इंग्लैंड के हैं। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और ये इंग्लैंड के हैं। कहा गया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लैंड के हैं। हेनरिक रुडोल्फ हार्ट्ज तो विद्युत चुंबकीय तरंग जर्मनी के हैं। कहाँ के? जर्मनी के। जगदीश चंद्र बोस कहा गया अति लघु रेडियो तरंगे, कहाँ के हैं? भारत के हैं। कहाँ के? भारत के। WC आपके रोजेंट तो WC रोजेंट कहाँ के हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो एक्स किरणों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के हैं। WC आपके रेडजन। ठीक है, तो याद रखना है आपको इनके बारे में। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कहा गया जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे देखेंगे। कहा गया मैरी आपके स्क्लोडोस्का क्यूरी तो रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का अध्ययन, ये कहाँ के? पोलैंड की। कहाँ के हैं? क्यूरी से तो पोलैंड की। ठीक है, मैरी क्यूरी। कहा गया अल्बर्ट आइंस्टाइन तो प्रकाश वैद्युत नियम, आपेक्षिकता का सिद्धांत, और ये जर्मनी से है। विक्टर फ्रांसिस हैस तो आप कहेंगे कॉस्मिक विकिरण, ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। आइए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिभाषा तक पूछी गई है आपसे एक बार। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। 1/6 भाग। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होगा। यहाँ पर 60 kg के हो गए तो 6 कर लो, तो वहां पर 10 kg के हो गए। कहा गया मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वो लेटा हुआ होता है। ठीक है, तो जब आप लेटे हुए तो कहते हैं ना, तो पृथ्वी के लिए बोझ हो, है ना, ये धरती के लिए बोझ हो, तो बोझ तुम्हारा कब कम होगा? तो जब आप लेटे हुए होते हो। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक, याद कर लीजिएगा। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती, किस पर? लंबाई पर। लंबाई पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर नहीं। कहा गया सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π √1/g, अतः लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी काला अवधि भी उतनी ही अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। आगे देखो, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। कहा गया परिमाणतया लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, ओके है। आगे देखते हैं। कहा गया आपके पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस ना, इतनी तेजी से फेंको कि पृथ्वी पार कर जाए। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंको। ठीक है, प्रति सेकंड की स्पीड से। आगे देखो, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी पर क्या होता है? तैरता रहता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दैनिक जीवन में केशकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सोखते द्वारा स्याही को सोखना,
भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन, आप लैंप जलाए हो ना कभी, लैंप लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, ये किसके कारण होता है? केशकत्व के कारण। ठीक है, तो याद रखो, जैसे आपके सोखते द्वारा स्याही को सोखना, अब भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल या दिया जो आप जलाते हो, दिया, तो दिया कैसे? तो केशकत्व के कारण दिया जलता है आपका। केश नली में तरल, तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है, याद कर लीजिएगा। कहा गया जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा केश नली में, वह उतनी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव के नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक आपकी लिफ्ट जो है वो किस पर? पास्कल के नियम पर आधारित है। कहा गया वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरावट, मतलब मौसम तूफानी होना, कैसा? मौसम तूफानी होगा। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत देती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव साफ मौसम का संकेत दे रही है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब लगातार क्या होता है? घटता जाता है। 1999 में पूछा गया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतया डूब जाती है, क्या हो जाती? डूब जाती है, तो जो डूब जाती, तो डूबने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। क्या होती है? द्रव्य के भार के बराबर होती है। ठीक है, आ जाओ भाई, याद रखो। आगे आता है प्लावन के नियम के अनुसार, तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती। आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लावन के नियम के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है? तो दैनिक जीवन में तो इनके काफी प्रभाव हैं, तो चलो देख लेते हैं। अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। जीवन रक्षक पेटी या लाइफ बेल्ट में पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। लोहे का गोला पारद या आपके मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह कि पारद का सापेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। कहा गया दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। रेडियो व टेलीविजन की तरंगे इसी मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। आयन मंडल 40 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, याद कर लीजिएगा। ध्वनि तरंगे निर्वात व शून्य में गति नहीं करती, आप कितनों चीखते चिल्लाते रहो। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, 2014 में पूछा गया। चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों के संचारण या संचरण नहीं होता है तथा वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते, तो कहां पर नहीं होता? चंद्रमा पर। कहा गया तरंग संचरण दो प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग कैसी? तो अनुदैर्घ्य है। कैसी? अनुदैर्घ्य। ठीक है, अब ध्वनि तरंग के देखो स्रोत बताया गया ना, कहाँ कितनी होती। जैसे फुसफुसाहट, जब आप अपने ही घर पर अपनी गर्लफ्रेंड और या अपने बॉयफ्रेंड से बतियाते हो तो फुसफुसाते रहते हो, तो फुसफुसाहट कि बगल वाले कमरे पर आप बात करें और दूसरे बगल वाले कमरे पर आपके माता पिता को समझ ही ना आए कि आप बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? फुसफुसाहट। तो 15 से 20 डेसिबल के बीच में। साधारण बातचीत जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं तो ये 30 से 60 डेसिबल में। गुस्से में बातचीत तो 70 से 80 डेसिबल। ट्रक या मोटरसाइकिल तो 90 से 95। ऑर्केस्ट्रा, जो आपकी शादी में ऑर्केस्ट्रा लगने वाला है तो वो आपके 110 से लेकर 120 तक। जेट विमान तो आप कहेंगे 140 से लेकर 150 तक, है ना। ये डेसिबल पे हैं सारे के सारे, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। कभी कभार एक क्वेश्चन मिलान के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो किसके लिए याद करना है? यूपीएसआई के लिए याद करना है, ताकि अगर मिलान में क्वेश्चन आए भी तो गलत ना कर पाए हम लोग। कहा गया कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, पूछा गया था।
कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, कौन सी विकिरण या किरणें नहीं है, तो आप कहेंगे कास्मिक किरणें नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कास्मिक किरणें उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। किससे? प्रकाश की गति से गमन करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे कहा गया कि माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहते हो आप कहोगे तरंग दैर्ध्य कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया तरंग दैर्ध्य दो आपके उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो आपके उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है, ठीक है। आगे देखो, क्या आगे क्रिस्टल विज्ञान या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। किसके? परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ओके है यहां तक की सारी चीजें आपको? यस, तो आगे डन करिएगा, ठीक है। आ दो भाई, आगे देखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे धीरे से ना। चलो आगे आते हैं। कहा गया एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, औरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। याद कर लो, किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक क्या प्रकार है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, बहुत ही जानदार शानदार चीजें आपको दी जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही जानदार शानदार हम लोग चीजें देते रहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर फटाफट जाकर ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आपको सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और उस बेनिफिट से आपको जो दिया जा रहा है लगातार, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें मिलनी चाहिए थी हमको, ठीक है। आओ दो भाई। कहा गया औरक्त तरंगों के तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्यों से अधिक होती हैं। औरक्त तरंगों का प्रयोग कहा गया लक्ष्य ढूंढने, परीक्षण तथा आपके रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। किसका? औरक्त तरंगों का प्रयोग, ठीक है। तो इस वाली क्लास में भौतिक विज्ञान आपको पूरी की पूरी दी जाएगी। कहा गया एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्या विकिरण है। एक्स किरण कहा गया चिकित्सा आंतों के प्रयोग के रोगों के निदान के लिए किया जाता है। किसका? एक्स किरण। अब कहा गया वस्तु का आकार अथवा दूरी, और ये आपके आमाप हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का आमाप तो 10 की पावर -15। कहा गया आपका परमाणु नाभिक का आमाप तो आप कहेंगे 10 की पावर -14। हाइड्रोजन अणु का आकार तो 10 की पावर -10। और आपके किसी कहा गया प्रारूपी जीवाणु की लंबाई 10 की पावर -8, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। मीटर में है सबके सब, हाँ। लाल रुधिर कणिकाओं का आकार तो 10 की पावर -5 मीटर। किसी कागज की मोटाई 10 की पावर -4 मीटर। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10 की पावर 4 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 10 की पावर 7 मीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 10 की पावर 8 मीटर। और सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10 की पावर 11 मीटर। सूर्य से प्लेटों की दूरी 10 की पावर 13 मीटर। आकाश गंगा का आमाप तो आप कहेंगे 10 की पावर 21 मीटर। पृथ्वी से आपके एंड्रोमेडा मंदाकिनी की दूरी 10 की पावर 22 मीटर। प्रक्षेपणी या आपके प्रक्षेपणीय ब्रह्मांड की परिसीमा तक की दूरी 10 की पावर 26 मीटर। याद कर लो भाई, इनमें से एक ना एक कहीं ना कहीं टपका देते हैं लोग, ठीक है। आगे सिटी स्कैन या आपके कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। सिटी स्कैन द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं। किसमें? तीनों अवस्थाओं में। ध्वनि तरंगों का वेग ठोसों में अधिक, द्रवों में उससे कम तथा गैसों में न्यूनतम होता है। पानी बर्फ तथा आपके वायु में से बर्फ में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। किसमें? बर्फ में, ठीक है। बर्फ में, ना पानी में ना वायु में, सबसे अधिक किसमें होती है? तो बर्फ में होती है। आ दो भाई, आगे आते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका ध्वनि में
हवा में ध्वनि का वेग कितना है? हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1402 मीटर पर सेकंड है तथा लोहे पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5950 मीटर पर सेकंड होता है। तो याद कर लो भाई, क्या करना है आपको? तो आप कहेंगे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, आगे कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रॉगली ने स्थापित किया। किसने? डी ब्रॉगली ने, ठीक है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। क्या है? ध्वनि का परावर्तन। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है। इन्हें क्या श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। आगे अब श्रव्य ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया। किसके? सीटी द्वारा। जो सीटी होती ना, उसी सीटी के द्वारा उत्पन्न किया था। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कागज संकेतक के रूप में, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में और समुद्र की गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। याद कर लीजिएगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंग रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग में रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। क्या होती? उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा लेते हैं। कहा गया हृदय आपके अश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः मनुष्य मानव श्रवण शक्ति की परास 20 कंपन पर सेकंड से लेकर 20,000 कंपन पर सेकंड तक होती है। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। कौन सी? समताप मंडल, ठीक है। सोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे देखो, कहा गया 10 की घातों के नाम एवं उनके प्रतीक। देसी तो 10 की पावर -1, इसे डी से संकेतक या प्रतीक है। सेंटी 10 की पावर -2 को कहते हैं, सी से। मिली 10 की पावर -3 को कहते हैं, एम से। माइक्रो 10 की पावर -6 से, माइक्रो। नैनो 10 की पावर -9, एन से। पीको 10 की पावर -12, पी से। फेमटो 10 की पावर -15, एफ से। एटो 10 की पावर -18, ए से। जेप्टो 10 की पावर -21, जेड से। योक्टो तो 10 की पावर -24, वाई से। डेका 10 की पावर 1 तो डी ए से। हेक्टो तो 10 की पावर -2 से, 10 की पावर 2 से, एच से। किलो तो आपको होगी 10 की पावर 3 से, के से। मेगा 10 की पावर 6 से, एम से। एम से किससे डिनोट करते हैं? एम से, ओके। आगे देखो, कहा गया गीगा 10 की पावर 9 से, 10 की पावर 9 से, जी से। टेरा 10 की पावर 12 से, टी से। पेटा तो 10 की पावर 15, पी से। एक्सा तो कहा गया 10 की पावर 18, ई से। जेट्टा तो 10 की पावर 21, जेड से। युट्टा तो आप कहेंगे 10 की पावर 24, वाई से डिनोट करते हैं, या इसका सिंबल, ठीक है। आ दो भाई, आगे देखेंगे। कहा गया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में आरोही क्रम इस प्रकार: रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, आवर्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरण और गामा किरण है। क्या है? गामा किरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। देखो, आयाम आपके मंडलन कहा गया एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में रेडियो संकेतकों को प्रेषित करने की तकनीक है। आवृत्ति आपके मंडलन तो श्रव्य तरंग संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को
मोटी या पतली करते कहते हैं तो तारत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तारत्व। इसी तारत्व से पता चलता है कि आपके सामने पुरुष है या महिला है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति। और ध्वनि की पुरुषों की ध्वनि तावृत्त स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है, इसलिए भारी आवाज होती है। शेर की दहाड़ तथा मच्छरों की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व क्या अधिक होता है, तथा शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है। ठीक है। कहा गया पराध्वनि ध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसे को क्या? इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। क्या? इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे आता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी के बराबर होता है। किससे? 252 कैलोरी के बराबर। ठीक। एक कैलोरी में कितना जूल? तो आप कहेंगे 4.186 जूल होता है। भोजन ऊर्जा मापने की यूनिट कैलोरी है यूपीएसआई में। तो भोजन ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? तो कैलोरी है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन मापने में संबंध क्या है? तो C/5 बराबर F-32/9 इज इक्वल टू R/4 बराबर के -273/5 होता है। याद कर लो, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी आप निकाल सकते हो इनके बारे में। कहा गया -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फारेनहाइट में समान होता है। माइनस फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। कहा गया नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मनुष्य के शरीर का औसत सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको थर्मामीटर जो लगाते हैं तो इसमें दिखाते हैं 98.6 डिग्री, इसके ऊपर है तो आपको बुखार हो सकता है। ठीक है। कहा गया नैदानिक थर्मामीटर का पारस या सीमा आमतौर पर 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है। कहा गया द्रव तापमापी में पारे तथा अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। पारे का तापमापी 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि पारा 357 डिग्री पर उबलने लगता है। 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप मापन हेतु तापमापी अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी विद्युत कार्य किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे ओसांक कहा जाता है। याद कर लो। ठोस पदार्थों में कहा गया ऊष्मांतरण या ऊष्मा हस्तांतरण की क्रिया को चालन के रूप में जानते हैं। ठीक है। तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण क्या होता है? थर्मामीटर होता है। गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। याद कर लो भाई, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के ताप के मापन हेतु हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन को लाने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। आगे तो कहा गया स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। स्वचालित इंजनों में जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने से मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। क्या है? पानी या बर्फ नहीं जमती है। जब किसी पदार्थ का पानी नहीं जमता है, मतलब पानी बना रहता है अंदर। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अधिकांशतः द्रव्यों को गर्म करने पर अनेक आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। याद कर लीजिएगा। कहा गया पानी का व्यवहार 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन बढ़ता है एवं घनत्व घटता है। ठीक है, इसलिए उल्टा होता है।
और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव्यों की भांति होता है, अर्थात इसका आयतन बढ़ता और घनत्व घटता जाता है। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण। कागज शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस के द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। गैसों की संपीड़ितता उच्च होती है। कैसी होती? उच्च होती है। वायुमंडल के कागज ऊर्ध्वपातन की क्रिया को संवहन कहा जाता है। क्या? संवहन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तन होती है उसे संघनन कहा जाता है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। कागज कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है। कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील या रजत परत लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या सिल्वर कागज प्लांटिंग कहते हैं। ठीक है, आगे आता है। कागज पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडल दाब घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। वायुमंडल के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक भी घटता जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आ जाती है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, तो इससे क्या होता है? कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। क्या? कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की गति निर्वात में 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में क्या होती? शून्य होती। आप चीखते चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड से तथा कांच में 2.0 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड ही होती है। प्रकाश की चाल ये माध्यम है और ये कितनी है? तो निर्वात में सबसे अधिक 3.00 × 10⁸ जाती है। पानी में 2.25 × 10⁸ जाती है। कांच में 2.00 × 10⁸ होती है और तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ होती है। रॉक साल्ट में तो 1.94 × 10⁸ होती है। 10⁸ होती है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। याद रखना, प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। क्या होता है? वेग बदल जाता है। प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आप कहेंगे क्रिस्टियान हाइसेंग ने किया था। किसने? 1991-92 में पूछा गया है कोई क्वेश्चन, तो आप कहेंगे क्रिस्टियान आपके हाइसेंग ने किया था। नियान गैस का विसर्जन लैंपों एवं आपके ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आयतन कोण के आंतरिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप देखेंगे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कागज समय अंतरालों पर पारस एवं कोट, जो ये घटनाएं और ये समय अंतराल हैं जो सारे के सारे सेकंड में दिए गए हैं। कागज किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल कितना होता है? तो 10⁻⁻24। प्रकाश द्वारा नाभिकीय दूरी को तय करने में लगा समय 10⁻−22। एक्स किरणों का आवर्तकाल 10⁻−19। कागज आपके परमाणुमीय कंपनों का आवर्तकाल 10⁻−15। प्रकाश तरंग का आवर्तकाल 10⁻−15।
किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10⁻⁻8, रेडियो तरंग का आवर्त काल 10⁻6, ध्वनि तरंगों का आवर्त काल 10⁻3, आंखों के झपकने में, जो आप आंख झपकते हो तो झपकने में लगा समय 10⁻1, मानव हृदय की क्रमिक धड़कनों के बीच के समय 10⁻0, प्रकाश प्रकाश के चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10⁻0, 10⁻0, प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10⁻2, ठीक है। किसी उपग्रह का आवर्तकाल 10⁻4, पृथ्वी का घूर्णन काल 10⁻5 और चंद्रमा का घूर्णन एवं आपके परिक्रमण काल तो 10⁻6, पृथ्वी का परिक्रमण काल तो 10⁻7, प्रकाश का असीमी तारों से पृथ्वी तक आने में लगा समय 10⁻8, मानव का औसत जीवन काल तो 10⁻9, मिस्र के पिरामिडों की आयु तो 10⁻11, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद बीता समय 10⁻15, ठीक है। कितनी 10⁻15, विश्व की आयु तो 10⁻17, याद कर लो भाई, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। गर्मियों में मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्या मरीचिका, ठीक है, का कारण बनता है। कहा गया ऑप्टिकल फाइबर, कौन सा फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इंडोस्कोपी तकनीकी तथा हीरे के चमकने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। स्वचालित वर्षा सेंसर कुल या पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब या परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कागज सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है, एकदम लाल दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो क्षितिज दिखाई देता है उसकी बात अभी की गई है। आगे आते हैं, क्षितिज के कहा गया है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घवृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तथा स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ उभरी हुई या कुछ उठी हुई दिखाई देती है। तो किसके अपवर्तन के कारण। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। तो लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। कागज चिकित्सकों द्वारा कान, नाक, गले की जांच, दाढ़ी बनाने, सर्च लाइट तथा कार के हेडलाइट अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी आरओ में यही प्रश्न आया था। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण। ट्रक या मोटर कार में चालक के बगल वाली मतलब बगल में तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों का उत्तल दर्पण का प्रयोग। जो मान लो ये आपकी गाड़ी है, ये जो बगल मिरर होते हैं, बगल वाले मिरर, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हो, ध्रुव कहते हो। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस की भांति व्यवहार या कार्य करता है, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कुछ उपकरण है और ऊर्जा रूपांतरण है। जैसे इलेक्ट्रिक पंखा तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। क्या, विद्युत ऊर्जा से हमें यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा देता है हमें। विद्युत सेल तो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा एवं वैद्युत ऊर्जा। डायनमो तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। मोटर तो वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। सितार तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। इंजन
ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, टरबाइन का चलना तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। क्या याद करो, यहाँ से तो प्रश्न आते ही आते हैं, है ना। तो एक एक करके आप नोट डाउन कर लें या फिर इन्हें आप याद कर लें, ये आपके ऊपर अब डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। कहा गया लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, किसमें मापा जाता है, तो डायोप्टर। कहा गया उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। क्या है, इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर दिखाई देता है, ठीक है। द्वितीयक धनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर दिखाई होता है। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, काला। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है, ठीक है। देखो ये श्वेत है, इधर लाल आया, इधर पीला, इधर हरा, इधर पीकॉक नीला, इधर नीला इला मैजेंटा। ये 7 रंग जब मिले, कितने रंग, 7 रंग, तब क्या बना, सफेद रंग, ठीक है। आगे आता है नीला हरा लाल रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं, याद कर लो। नीला हरा लाल या लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा नीला होता है। क्या होता है, लाल हरा। यहाँ पर लाल हरा नीला है, ठीक है। यहाँ पर लाल हरा नीला, यहाँ पर लाल हरा नीला, ठीक है। आगे कहा गया होलोग्राफी वह तकनीकी है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी का उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। किसमें, माइक्रोफिल्म में किया जाता है, ठीक है। कहा गया रास्टर स्कैन का प्रयोग या इसी को CTR कहा जाता है तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। किसमें, मॉनिटरों में। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। 2018 में पूछा गया। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। आ दो भाई। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती उन्हें सुचालक कहते हैं। क्या कहा जाता है, सुचालक। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। तड़ित चालक कहा गया एक धातु की चालक क्षण होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये तड़ित चालक है। तड़ित चालक आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधा पृथ्वी में भेज देती है और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहा गया आपके लेक्लासे सेल, डेनियल सेल और आपके वोल्टी सेल एवं शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं, ठीक है। कहा गया आपका लेक्लासे सेल का प्रयोग विद्युत घंटी टेलीफोन आदि में किया जाता है, ठीक है। शुष्क सेल का प्रयोग टार्च ट्रांजिस्टर रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक सेल का प्रयोग ट्रकों ट्रैक्टरों तथा मोटर कारों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने में किया जाता है। 3 प्लग में संजीव फेज उदासीन एवं आधार और सिरे होते हैं, ठीक है, याद रखना। कहा गया विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु या फिलामेंट लगा होता है। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन व सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है।
लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, इसके अंदर की दीवारों पर फास आपसे पूछा जाए क्या रहता है तो आप कहेंगे फास्फर का लेप लगा होता है या लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे या मरकरी के वाष्प के साथ भर देते हैं। एलईडी एलईडी तो आप कहेंगे लाइट आपके डायोड अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में प्रमुख प्रकाशोत्पादन घटक तो आप कहेंगे गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है। गैलियम आर्सेनाइड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। एलईडी लैंपों का जीवन काल सीएफएल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एलईडी लैंपों में सीएफएल की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। ठीक है, आगे देखो। कहा गया क्षतिग्रस्त सीएफएल और आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें पारे की वाष्प होती जो आपके जो स्वभाव से जहरीली होती हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम आपके एडिसन ने किया था। किसने? एडिसन ने। विद्युत जनित या इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल तो आप कहेंगे आपके फोटोवोल्टिक प्रभाव को माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन का गया ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा या एसी विभव को आपके उच्चयी तथा अपचयी करने के लिए करते हैं। ठीक है। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या आपके अल्टरनेटिंग करंट या एसी को कहा गया आपके पल्सेटिंग दृष्टि धारा या आपके डायरेक्ट करंट या डीसी में परिवर्तित करती है। इन्वर्टर एक विद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा या डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी? तो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है। ट्रांसमीटर एक विद्युत युक्ति होती है जिसके कारण एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। ठीक है, आगे आ दो भाई। ट्रांसमीटर मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। भू कहा गया आपके भूकरोड़ के अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र में भू चुंबकीय क्षेत्र भी आते हैं। क्या होते हैं? भू चुंबकीय क्षेत्र भी आते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग। ठीक है, आगे आता है। आगे देखते हैं। तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आप सभी लोगों को? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे आते हैं। वोल्टीमीटर परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना? अनंत। कहा मेसान मूल कणों की खोज 1935 में वैज्ञानिक आपके हिडेकी हिडेकी युकावा ने किया था। किसने? युकावा ने। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल कण की खोज 1932 में सीडी एडरसन ने की थी। कॉस्मिक विकिरण की खोज आपके विक्टर फ्रांज हेस ने की थी। ठीक है, याद करो। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने। किसके? कहा गया न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने। ठीक है। पारा यूरेनियम तत्व के संश्लेषण आप कहेंगे आपके जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक H.A. बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता आप कहेंगे प्रस्फुरण
गणक से लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रायस्फुरक गणक से लगाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और आपके प्लूटोनियम 239 का को प्रयोग में लाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का प्रमुख स्रोत मोनाजाइट है, अभी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था, पेट में। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। कैडमियम की एक क्षण परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य करता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम में कहा गया ड्यूटेरियम तथा आपके ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? अपार ऊर्जा मुक्त होती है। आइए आगे आते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलेंगे, आगे आते हैं। कहा गया ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में प्रचालित हुआ। कागज कलपक्कम तमिलनाडु में 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। परमाणु खनिज संसाधन अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में, गुरु जल बोर्ड मुंबई में, भारतीय रेयर आपके अथर्स लिमिटेड मुंबई में तथा भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन जादूगुड़ा में है। कहा गया शीघ्र उत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो आपके विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। कौन सी प्रक्रिया? विगलन प्रक्रिया। भारत में परमाणु विद्युत गृह ये स्थिति है, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में, रावतबाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। पोखरण परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम या कोड नाम से जाना जाता है। पोखरण के पोखरण द्वितीय के अंतर्गत भारत में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण परीक्षण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। ऐसे ठोस पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालक तथा अचालक के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पर आदर्श अचालक शून्य चालकता की बात व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। आगे आ जाते हैं। इसके बाद इसके पीवाईक्यू भी हैं कुछ, है ना। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग इस बुक में बताया गया, तो अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इस बुक को पहले पूरा किया जाए कि जो बुक अभी तक हम पढ़ा रहे थे उस बुक को पूरा किया जाए। आप कमेंट करना और आपके अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। तो ये आज आपके भौतिक विज्ञान आएगा। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक या आपके सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। कहा गया झामा या जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। पदार्थ हुआ उनकी विशिष्ट ऊष्मा सामान्य ताप पर, जैसे ये पदार्थ है ये विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, कहा गया जल, तो जल का जूल प्रति केजी किलोग्राम में बताया गया है, तो 4186, पारा का 140, एल्युमिनियम का 900, तांबा का 386.4, लोहा का 450, चांदी का आप कहेंगे 236.1 और कांच का 840 है, याद कर लीजिएगा। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा? आर्यभट्ट है।
आर्यभट्ट का प्रक्षेपण तत्कालिक सोवियत संघ के कहा गया आपके कापुस्तिन यार या प्रक्षेपण केंद्र से कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। कितना? 24 घंटे। भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRSIA 17 मार्च 1988 को बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी गई थी। एप्पल उपग्रह 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना स्थित कैरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। एप्पल भारत का पहला प्रायोगिक भू-स्थैनिक संचार उपग्रह था। ठीक है, याद कर लो। वायुयानों में ब्लैक बॉक्स का रंग रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है, ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता होती है। तो कैसा? रंगीन होता है। ब्लैक बॉक्स एक ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। स्पेस शटलों को रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किया जाता है। स्पेस शटल उपग्रहों की तरह पृथ्वी पर चक्कर लगाते हैं तथा हवाई जहाज की भांति पुनः पृथ्वी पर उतर आते हैं या उतार दिए जाते हैं। आगे देखें। स्पेस शटलों के ईंधन टैंकों में द्रव्य हाइड्रोजन तथा द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, आपका अंटलाटिस तथा आपके एंडेवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस शटल हैं। बहुत कम ताप -150 डिग्री सेल्सियस से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। निम्न तापमानों या क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय आपके प्रोस्थापन एवं दूर मिति में होता है। कहा गया निम्न तापीय या क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। भुवन कहा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक स्पेस कहा गया सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों को त्रिवियामी या 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट में देखा जा सकेगा। कहा गया भूगोल अर्थ और आपके विकी मैपिया की भांति भुवन द्वारा भी भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जाता है। जैसे गूगल अर्थ वगैरह होता है क्या? गूगल अर्थ। ठीक है। कहा गया फरवरी 2020 में अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री आपकी क्रिस्टीना कोस ने किसी एक मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय 328 दिन व्यतीत करने वाली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। क्रिस्टीना कोस से पूर्व यह रिकॉर्ड नासा की पेगी विटसन के नाम था, जो 289 दिन 2017 में अंतरिक्ष में व्यतीत किए थे। 10 जुलाई 2015 को आकाश वायु रक्षक मिसाइल प्रणाली को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह सतह से वायु में मार करती है। आकाश मिसाइल की अधिकतम रेंज 25 किलोमीटर है। कितना? 25 किलोमीटर। ब्रह्मोस भारत के DRDO द्वारा रूस के कहा गया NEPO मशीनों या आपके स्ट्रेनिया के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की कहा गया मास्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। अग्नि 5 का पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, जबकि दूसरा 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ। पृथ्वी सेकंड सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है तथा इसकी रेंज या मारक दूरी 350 किलोमीटर है। निर्भय भारत द्वारा विकसित एक सबसोनिक मिसाइल है। क्या है? सबसोनिक मिसाइल है। आगे आता है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके ये जो वन लाइनर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कहा गया निर्भय सतह से सतह मारक आपके कहा गया प्रक्षेपास्त्र, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। ठीक है। INS कमोटा पहला स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। INS आपके कमोटा
कहा गया स्वदेशी निर्मित पहला आपके स्टील्थ युद्ध पोत भी है। कहा गया आपके कमोटा श्रेणी के 3 अन्य युद्ध पोत जैसे आईएनएस आपके कदमंत, आईएनएस आपके किल्तान एवं आईएनएस आपकी कावरत्ती हैं। सिंधु साधना पहला स्वदेशी निर्मित अनुसंधान पोत है। सिंधु साधना पोत का परिचालन कहा गया CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर बहुविषयक अनुसंधान कार्य किया जाएगा। बाराकुड़ा भारत द्वारा निर्मित मॉरिशस को किया जाने वाला पहला युद्धपोत है। भारत द्वारा निर्यात कहां से? मॉरिशस का। नाग भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग की मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। नाग मिसाइल मूल मंत्र दागो और भूल जाओ अभी UP-888 पेट में आया था। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। कहा गया बराक मिसाइल प्रतिरोधी आपके प्रक्षेपास्त्र भारत ने इजराइल से क्रय किया। इस या सतह से हवा में मार करती है। इंद्र या इसी को इंद्रा तो इंडियन आपके कहा गया डोपलर रडार भारतीय थल सेना और वायुसेना हेतु रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित 2D रडारों की एक श्रृंखला है। एक श्रृंखला के अंतर्गत विकसित रडार इंद्र 1 और इंद्र 2 हैं। भारत अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कृष्ण विवर सिद्धांत या ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की और इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकी आपके भौतिकी शास्त्र थे। भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे आ दो भाई। कहा गया मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद स्टीफन विलियम हॉकिंस ने ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जगदीश चंद्र बोस ने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए कहा गया आपके क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया है। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम आप कहेंगे तियान यान है। क्या? तियान यान। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूसी यूरी गागरिन, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की आप कहेंगे आपकी वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। कहा गया नैनो हैमिंग बर्ड या नैनो वायु वाहन, ठीक है, नैनो एयर आपके व्हीकल एक छोटा रिमोट द्वारा संचालित विमान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। 1984 में स्थापित किया गया। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा शोध केंद्र मैत्री तथा तीसरा शोध केंद्र भारती है। कहा गया आर्कटिक में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, जिसे 2008 में स्थापित किया गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित या चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, प्लेटिनम, ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज है। लोहा, निकल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ तथा तीव्रता के चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन कहा गया आपके फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। फेरोमैग्नो कहा गया मैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। द्रव क्रिस्टलों का प्रयोग
कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटरों में किया जाता है। आ जाओ, आगे देखेंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। कहा गया MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में विद्युत कहा गया चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। MRI तकनीकी नाभिकीय चुंबकीय परिघटना पर आधारित है। कहा गया वाटर जेट प्रणाली में पतले पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। यह तकनीक गहरे प्रणाली खनन में काम आती है। प्रमुख प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके खोजकर्ता तथा उनके उपयोग। आइए, एक्स किरणें, तो आप कहेंगे विल्हेम आपके रॉनसन ने चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब परावैंगनी किरणें रिटर्न ने और जीवाणु को नष्ट करने में इसका प्रयोग। और रक्त विकिरण का हार्सेल ने और इसमें ऊष्मी विकिरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग, तो मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया और रेडियो टेलीविजन में इसका प्रयोग किया जाता है। कहा गया लघु रेडियो तरंग, तो आपके हेनरिक हार्ट्स रेडियो और टेलीविजन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। आगे आता है, कहा गया वाटर जेट प्रणाली का अनुप्रयोग खदान उद्योग से लेकर वैमानिकी तक में किया जाता है। टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक तथा आपके टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक तथा आपके टेक्स्ट। फैक्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के विज्ञानी अलेक्जेंडर बेन ने किया था 1842 में। कहा गया जॉर्ज स्टीफेसन ने पहले भाप कहा गया लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शैल चिकित्सा जैसे कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। लेजर बीम तकनीकी किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर, मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल की जाती हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फ्रिस को वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। टर्बोजेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटकल ने किया। आगे आता है, कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके कहा गया अर्ध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साइबरनेटिक्स, तो साइबरनेटिक्स के अंतर्गत विभिन्न यंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं के नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। साइबरनेटिक्स को नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम नाइबर्ट वीनर ने की थी। किसने? नाइबर्ट वीनर। जर्मनी के भौतिकविदों ने विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी का आविष्कार किया। इसे ऑप्टिकल एकल आयन घड़ी का नाम दिया जाता है। ऑप्टिकल एकल आयन घड़ी आपके कहा गया टेरबियम आयन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल एकल आयन घड़ी में टेरबियम, किसका? टेरबियम आयन का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ आपके विभिन्न उपकरण में उनका प्रयोग, ये उपकरण है, इनका प्रयोग है। जैसे कहा गया आमीटर का प्रयोग, आमीटर का प्रयोग तो आप कहेंगे विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग मापी में। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में। याद कर लो, फेदोमीटर का समुद्र की गहराई मापने में। हाइग्रोमीटर कहा गया वायुमंडलीय आर्द्रता मापने। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने में। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। पोटोमीटर तो पौधों में कहा गया वाष्पोत्सर्जन में दर मापने में। पिक्नोमीटर तो द्रवों का घनत्व मापने में। ठीक है, कहा गया आपके सक्सेप्टेंट तो दो दृश्य वस्तुओं के मध्य कोणीय मापन के लिए। रेनगेंस तो वर्षा मापने में। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सेक्रोमीटर तो शर्करा की आर्द्रता मापने के लिए। कहा गया आपकी विंसुरी मीटर तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने में। थर्मामीटर शरीर के ताप को मापने के लिए। और सभी लोग जानते हैं कि यहां से आता ही आता क्वेश्चन है,
तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद करो, जैसे मन करे वैसे याद करो, लेकिन याद करो। ठीक है, अब आते हैं जो आपका अध्याय दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न कुछ दिए गए हैं, फिर इसके बाद आपका फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। कौन सी? आप कहेंगे एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई आपके एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर है, ये भी याद कर लो। ठीक है, कहा गया घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल दो सतहों के संपर्क में आने पर कार्यरत होता है तथा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात घर्षण बल हमेशा गति प्रदान करने वाले बलों का विरोध करता है। आगे देखो, कहा गया बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो आप कहेंगे कार्य निरूपित किया जाता है। क्या निरूपित किया जाएगा? तो आप बोलोगे कार्य निरूपित किया जाता है। बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के गुण में प्राप्त भौतिक राशि कार्य कहलाती। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है, या जूल है ना, या तो ये दोनों होंगे या फिर केवल जूल होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, विबग्योर के प्रकाश कि किस तरंग दैर्घ्य न्यूनतम? तो बैंगनी रंग का। सबसे अधिक किसका होगा? तो लाल रंग का। ठीक है, आगे आते हैं। विबग्योर के प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। विबग्योर का एक संक्षिप्त शब्द है जो आपके दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। नेत्र लेंस किसी बिंब का रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आप कहेंगे उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना। नेत्र लेंस किसी बिंब का रेटिना पर उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कहा गया आपके कार्निया पर लगातार अपवर्तन द्वारा रेटिना पर छवि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहा गया के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा अथवा एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्यों के योग के बराबर होती है। तो किसके योग के बराबर होगी? तो आप कहेंगे आपके ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के बराबर। कहा गया ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो भागों में विभक्त होती है। अर्थात जो ऊर्जा आपके के निकाय की को दी जाती उसका कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा को करता है तथा शेष परिवेश पर किए गए कार्य में व्यय होती है। यह नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपको सूत्र वगैरह ऐसे बताया गया। कहा गया एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। तो तरंग वेग के बराबर। किसके? तरंग वेग के बराबर होता है। आगे आ जाओ। तरंग वेग तरंग आवृत्ति तथा आपके तरंग दैर्घ्य में संबंध तो v बराबर n लेमडा द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो 1/, आवर्तकाल होता है। तो v बराबर आपके t, अर्थात एक तरंग आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होती है। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है पराध्वनिक गति से यात्रा कर रहा है। किससे? पराध्वनिक गति से। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह पराध्वनिक या सुपरसोनिक या आपके गति से यात्रा कर रहा है। पराध्वनिक चाल की दशा में गतिमान वस्तु की मैक संख्या 1 से अधिक हो जाती है। कितनी? 1 से अधिक। कहा गया फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बोलोगे? उच्च गलनांक तथा उच्च चालकता निम्न गलनांक तथा उच्च चालकता हो जाती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्यूज तार का गलनांक बिंदु निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होने के कारण फ्यूज तार को टिन तथा लेड के मिश्रण से निर्मित
निर्मित किया जाता है। फ्यूज तार की चालकता उच्च होती है, क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, आ दो भाई। एलईडी अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो आप कहेंगे गैलियम, गैलियम। ठीक है, गैलियम। क्या गया, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं और इनका मुख्य अवयव गैलियम, गैलियम। गैलियम के विभिन्न यौगिकों का प्रयोग करके विभिन्न रंगों के एलईडी बनाए जा सकते हैं। आगे आते हैं। एक कागज आपका पेरिस्कोप का उपयोग करता है तो दो समतल दर्पणों के बीच में, किसके, दो समतल दर्पणों के बीच में। पेरिस्कोप दो समतल दर्पणों से बनता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। पेरिस्कोप परावर्तन के नियमों के आधार पर कार्य करता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, आपके कहा गया क्रूजर एवं तोपखाने आदि में प्रयोग किया जाता है। कहा गया स्वच्छ आकाश का रंग किस आपके फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसका, आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखना। तो स्वच्छ आकाश में प्रकाश या सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित धूल के अति सूक्ष्म कणों के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिससे हम तरंगदैर्घ्य के नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, जिससे प्रकाश आकाश हल्का नीला दिखाई देता है। कहा गया प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के कहा गया डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है, तो द्वारक। कौन, द्वारक। तो प्रकाशिकी में द्वारक शब्द लेंस के डायाफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। गोली दर्पण के ध्रुव या पोल तथा मुख्य फोकस या फोकल पॉइंट के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोली पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। रॉकेट प्ररोधन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या बोलोगे, आपके ऊष्मागतिकी के नियम पर, न्यूटन के गति के नियम पर, या फिर आप कहेंगे न्यूटन के गति के नियम के ऊपर। हाँ दो भाई। अब देखो, सेशन लाइक नहीं किया तो कर दो फटाफट, सबसे पहला काम ना। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी, बस आपको उंगलियां चलाना है। कहा गया रॉकेट अप्रणोदन प्रौद्योगिकी न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, बताया भी था मैंने, है ना, उदाहरण भी। ठीक है, न्यूटन के इस नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। वस्तुतः यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, ये भी याद रखना है। किसमें, संवेग संरक्षण पर भी ये कार्य करता है। ठीक है, क्या बोलोगे कि संवेग संरक्षण पर भी ये कार्य करता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे, एक कार की एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ है, तो आप कहेंगे समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। एक कार की एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। समय वेग, अरे भाई, कहा गया समय वेग ग्राफ और समय अक्ष से आच्छादित क्षेत्र को क्षेत्रफल वस्तु द्वारा किए गए समय के अंतराल में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है, तो व्यक्त कर रहा है भाई ये। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो आप कहेंगे किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को आवेग कहा जाता है। जब कोई अधिक कहा गया परिमाण का बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतर के लिए लगता है, उदाहरण जैसे बल्ले से गेंद मारना, हथौड़े से कील ठोकना, तो बल तथा समयावधि की गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। आवेग को जे से परिभाषित किया जाता है, यह भी याद रखना है, किया जाता है। आवेग की इकाई न्यूटन सेकंड या आपके किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। बल का मान नियत मानकर आवेग को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो आवेग बराबर बल गुणे समयावधि,
संवेग में परिवर्तन। और ये थे आपके किसके क्वेश्चन, मतलब आपकी जितनी भी फिजिक्स थी, तो फिजिक्स से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए गए, तो आप सभी लोग देखेंगे। और उसके आगे रसायन विज्ञान है जो अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान आपको हम अगली क्लास में इसके स्मरणीय तथ्यों के बारे में लेकर आएंगे और एक एक करके ये सारे करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएंगे, इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि उस वाली बुक से, तो बीच बीच में उस वाली बुक को पूरा किया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ये आज की क्लास में सामान्य ज्ञान की यूपीएसआई यूपीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे भौतिक से, वो हमने आपको